अच्छा, तो क्लास हम लोग देख रहे थे कि हम जैसे ही थीम यूज़ी टेक्नोलॉजीज़ इंटर किया, कुछ इस तरीके से हमारे पास रिज़ल्ट्स शो हो रहे थे, ठीक है? ये साइट है जिस पे हमने भी काम करना है, तो अगर मैं आ जाऊँ आपको स्ट्रक्चर्ड डाटा की एग्ज़ाम्पल बताऊँ, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्ड डाटा है, ठीक है? इसकी एक इमेज मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है? उसके अगेंस्ट एक ब्लॉग ओपन हो गया है कि स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है। तो ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर्ड डाटा को हम स्कीमा मार्कअप भी बोलते हैं, ठीक है? हम स्कीमा मार्कअप एक ऐसा कोड होता है, हम इसलिए लिखते हैं इस कोड को ताकि हम वेबसाइट जो है, ठीक है, उसको ये जो है ना, जो सर्च इंजन है, ठीक है, वो हमारे कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, हमारे पेजेस को अच्छे तरीके से समझ सके कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसीलिए हम स्ट्रक्चर्ड डाटा को यूज़ करते हैं बेसिकली। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा का मेन पर्पस ये होता है कि सर्च इंजन हमारी चीज़ समझ सके, जो भी है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो रेसिपी है, चाहे वो आपके पास कोई रिव्यू है, कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आके हमने देखा कि ये एक रेसिपी है, ठीक है, क्रिसमस कुकी रेसिपी है गूगल पे। अब ये रिच रिजल्ट कैसे बना हुआ है? क्योंकि रेसिपी आ रही है, देन उसकी रेटिंग्स आ रही हैं, ठीक है, देन उसके रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये देखें कि ये उस रेसिपी के अकॉर्डिंग आ रहा है, जो क्रिसमस कुकिंग रेसिपी है, ठीक है, नीचे उसका ड्यूरेशन भी आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये जो आपको डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है। तो डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए इसी तरीके से कि हमारे भी रिजल्ट्स आए, हम स्कीमा को यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगेन क्रिसमस कुकिंग रेसिपी हमने जैसे लिखा, तो ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, डेट आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। तो हाउ टू ब्रू कॉफी एट होम, तो यहाँ पे उसके मेथड्स आ गए हैं। ये सारा का सारा डाटा, ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, और ये स्ट्रक्चर में हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। स्ट्रक्चर डाटा गूगल पे कैसे काम करता है, ठीक है। हम जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो गूगल का बॉट या स्पाइडर है, वो हमारे कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, एक अच्छे उसमें रिजल्ट्स में, ठीक है, हमें डाटा दे। तो इसी वजह से अब जो इन्फॉर्मेशन इस गूगल के फॉर्मेट में या इस स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो स्ट्रक्चर डाटा का होता है, प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो हमारे जो रिच रिजल्ट्स हैं उनको लेकर आती है। जैसे कंटेक्स्ट हो गया कि टाइप क्या है, रेसिपी का नेम क्या है, तो नेम आ गया, ये एक जेसन फॉर्मेट में होती है, बेसिकली इसको हम जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये हमारे पास होती है, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक कोड होता है स्क्रिप्ट के टैग में। ये हम इंक्लूड करते हैं अगर हमारी एचटीएमएल की साइट है, ठीक है, वेबसाइट है, या हमारी कोडिंग की कोई वेबसाइट, और अगर नॉर्मल है वर्डप्रेस की, तो उसमें तो बहुत इजी होता है, विद द हेल्प ऑफ प्लगइन वी कैन डू दैट, ठीक है। सर्च अपीयरेंस में आपके रिजल्ट्स इस तरीके से शो होंगे। अगर मैं भी चाहती हूँ मेरे रिजल्ट्स इस तरीके से शो हो, ठीक है, लाइक अगर मेरे प्रोडक्ट्स हैं, अब मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो इस वेबसाइट पे थीम वाली पे, थीम यूजी टेक्नोलॉजीज पे, तो यहाँ पे ट्रकर जैकेट मैंने जैसे ही लिखा है, तो आपको नजर आ रहा है सबसे पहले उसकी क्या आ रही है, मैटर टाइटल आ रहा है, मैटर डिस्क्रिप्शन आ रही है, रेटिंग आ रही है, रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है, उसकी प्राइस आ रही है। तो ये सारी की सारी डाटा जो है ना, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में शो हो रहा है, ठीक है। ये देखें नीचे जो आपको शो हो रहा है, ये बिकॉज ये जो रेड बॉर्डर शो हो रहा है ना, ये स्ट्रक्चर डाटा की वजह से इस तरीके से आपको ये चीजें शो हो रही हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं व्हाट आर दी 6 मस्ट हैव ई कॉमर्स स्ट्रक्चर डाटा, 6 कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लाजमी होनी चाहिए ई कॉमर्स का जो स्ट्रक्चर डाटा है उसमें? प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस, उसकी अवेलेबिलिटी कि वो स्टॉक में है या नहीं है, उसकी रेटिंग्स, उसकी रिव्यूज, उसकी कैटेगरी, उसका कलर, उसकी करेंसी और इमेज। ऑब्वियसली ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करी होती हैं। प्रोडक्ट की इमेज क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, प्राइस वगैरह, क्या वो अवेलेबल है नहीं, ये सारी की सारी चीजें हमारी जरूरी हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से शो होती हैं। और ये आपको साइड में भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि शो हो रही है। मैंने जैसे लिखा नाइकी है, तो साइड पे आपको शो हो रही है जीएमबी में भी, कि ये इन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है डाटा को, ये देखें, ठीक है। तो ये अगर हम चाहते हैं कि इस तरीके से हमारा डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि हमने करना कैसे। हमें ये तो समझ आ गई है स्ट्रक्चर डाटा होता क्या है, लेकिन अब मैं उसको किस तरीके से करूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। बेसिकली ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इट्स एन ई कॉमर्स वेबसाइट, इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स मेंशन है। मैं उन प्रोडक्ट्स को, अपने कैरोजल को, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ, स्ट्रक्चर करना चाहती हूँ। तो अगर मैं अभी आ जाऊँ, और अभी आके मैंने आपको लास्ट में बताया था स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, जो ये स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल जिसको हम बोलते हैं ना, एक्चुअली अगर मैं यहाँ के लिखती हूँ, स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल से हम एक्चुअली जो टेस्ट करते हैं अपने रिच रिजल्ट्स को, ठीक है, और अपने जो वैलिडेटर है उसको चेक करते हैं कि भाई हमने कौन सा जेसन फॉर्मेट यूज किया, उसके अगेंस्ट क्या क्या मेरे पास आ रही है, क्या क्या चीजें जो मैंने यूज की हुई हैं, ठीक है।
उसके अलावा जो रिच रिजल्ट्स हैं वो बताते हैं कि हाँ भाई आपने रिच रिजल्ट्स यूज़ किए हैं या नहीं। तो ये चीज़ें टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ से जाती हूँ और गो टू रिच, ये भी नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेती हूँ और ये भी नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेती हूँ। अब एक साइड पे मैं रिच रिजल्ट्स को टेस्ट कर सकती हूँ, एक साइड पे स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर यूज कर सकती हूँ। तो मुझे ये यूज करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और आके यही वेबसाइट है मेरी, ठीक है, मैं इसको आ जाती हूँ और आके मेंशन करती हूँ, मैं कॉपी करती हूँ और पेस्ट इट हियर, ठीक है। अगेन प्रोडक्ट की कैटेगरी और फर्नीचर आइटम्स में क्या है, वो जब मैं वेबसाइट को ओपन करती हूँ, ठीक है, साइट को विजिट करती हूँ, तो अब जाहिर सी बात है मेरे पास इधर इसमें भी होम में भी कुछ प्रोडक्ट्स मेंशन है, लेकिन प्रॉपर स्पेसिफिकली मैं प्रोडक्ट्स, ये तो सब प्रोडक्ट्स मुझे होम में भी शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आती हूँ और मैं चली जाती हूँ स्पेसिफिकली शॉप के अंदर फर्नीचर आइटम्स में, वहां पे सारे प्रोडक्ट्स ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं चली जाती हूँ, मैं इसको उठाती हूँ, कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर लेती हूँ, ये यूआरएल यहाँ पे भी पेस्ट करती हूँ, इंटर करती हूँ, और यहाँ पे आके ये भी यूआरएल देती हूँ, पेस्ट करती हूँ, इंटर करती हूँ, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब 29 वैलिड आइटम्स, इसमें प्रोडक्ट जो डिटेक्टेड स्ट्रक्चर डाटा वो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट स्निपेट्स, मर्चेंट लिस्टिंग्स, कैरोसेल और रिव्यू स्निपेट्स, ठीक है। ये आपको पहले शो नहीं हो रहे थे, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ मार्कअप वैलिडेटर में, ये देखें अभी ये आपको शो हो रहा है। उसकी रीजन क्या है कि मैंने अभी स्ट्रक्चर डाटा को पहले इंस्टॉल किया था, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स को ऐड किया था, अदरवाइज ये चीज आपको पहले शो नहीं हो रही थी, ठीक है। अब अगर मुझे ये चीज करनी है, मुझे अपने डाटा को स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं बनाने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे जाते हो, ठीक है, आप प्लगइन को ऐड करोगे, उसके लिए आप जाओगे यहाँ पे, आप करते हो प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है। यहाँ आके अब हम ऐड करेंगे स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक, ठीक है, स्कीमा एंड स्ट्रक्चर डाटा फॉर वर्डप्रेस एंड एएमपी, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस होता है आपका एएमपी, मतलब अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल पे भी अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए एएमपी यूज होता है। और आप एएमपी इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप ये चाहते हो कि आपके मोबाइल के ऊपर भी और आपकी डेस्कटॉप पे भी, दोनों के ऊपर आपके रिच रिजल्ट आए। तो ये आपके पास स्कीमा स्ट्रक्चर डाटा है, आपने इसको इंस्टॉल करना है, प्लगइन को एक्टिवेट करना है, ठीक है। आप इंस्टॉल करोगे और आप आके करोगे एक्टिवेट, ठीक है। अब अगर मैं आती हूँ और आके इस साइट को, वैसे साइट तो यहाँ पे शो हो रही है, मैं राइट क्लिक करूँ और मैं आके व्यू पेज सोर्स करती हूँ, इसके हम पेज सोर्स में जाते हैं, कंट्रोल एफ करती हूँ, मैं यहाँ पे आके सर्च करती हूँ schema.org, ठीक है। हम इसको इंटर करेंगे, इंटर कर दो, ये देखें इसकी आ रही है कि इन स्टॉक, प्राइस क्या है, करेंसी क्या है, यूआरएल क्या है, ठीक है। फिर हम आगे आ जाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट कब तक वैलिड है, ठीक है, ब्रांड क्या है उसका, एग्रीगेट रेटिंग क्या है, रिव्यू उसका क्या आ रहा है, ठीक है, डेट पब्लिश बताओ, पर्सन किसने रिव्यू किया, ऑथर कौन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशनड हियर, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कीमा डॉट स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है, स्ट्रक्चर डाटा का जो प्लगइन है उसकी वजह से, अभी हमने ऑलरेडी किया हुआ था तो ये स्ट्रक्चर बन गया था डाटा हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप जाएंगे स्ट्रक्चर डाटा के अंदर, स्ट्रक्चर डाटा का प्लगइन आपने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया, आपको साइड पैनल में शो हो रहा होगा स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है। तो आप जाओगे, ये रहा स्ट्रक्चर डाटा, इसके अंदर आप आएंगे स्कीमा टाइप्स पे, ठीक है। स्कीमा टाइप्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है, ये देखें प्रोडक्ट जो मैंने एक्चुअली इनेबल किया हुआ था, ठीक है। अब मैं इस प्रोडक्ट को कर देती हूँ ट्रैश में, अभी कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर डाटा नहीं है जिस प्लग इन किया मैंने, ठीक है। ट्रैश में जाते हैं और इनको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं,
ठीक है। अभी कोई भी स्ट्रक्चर डाटा यहाँ पे नहीं है मेंशन्ड, ठीक है। नथिंग। हम आते हैं, इसको रीलोड कर लेते हैं। दोबारा आते हैं, इसको भी रीलोड करते हैं। इसको भी दोबारा से रन न्यू टेस्ट, रन टेस्ट। अच्छा, ये भी क्यों आ रही है? नहीं आनी चाहिए। अच्छा, टूल एफ स्कीमा डॉट ओ आर जी। अच्छा, ये स्टिल अभी आ रहा है, वैसे इसको आना नहीं चाहिए, ठीक है। मे भी हमने प्लग इन किया हुआ है, लेकिन नहीं आना चाहिए वैसे इसको, क्योंकि अभी हमने इसकी कोई सेटिंग नहीं की, स्ट्रक्चर डाटा है नहीं। अगर आपने इसको स्ट्रक्चर बनाना है, आपके पास स्ट्रक्चर डाटा के अंदर आता है ऐड न्यू स्कीमा। आप ऐड न्यू स्कीमा के अंदर आओगे, यहाँ पे आपकी स्कीमा टाइप आप खुद डिसाइड करते हो कि स्कीमा टाइप करनी चाहिए। यू आर यूजिंग प्रोडक्ट, तो मैं आके प्रोडक्ट ले लेती हूँ, ठीक है। वालेकुम सलाम जी चाचा। तो हमने स्ट्रक्चर डाटा ये कर दी है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड हो जाता है, देन ही हमें ये सारी अवेलेबिलिटी मिलती है और डाटा जो है ना वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आता है। अब वर्डप्रेस के अंदर तो ये चीज़ बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब कि आपने एक प्लगइन किया और चलो ठीक है, आपको जो भी प्रोडक्ट को या जो भी डाटा को ऑर्गेनाइज करना है वो आप कर लेते हो। बट अगर आपने एक वेबसाइट है जो कि कोडिंग की वेबसाइट है, आपने उसको अगर करना है तो आप किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेके आओगे? आप यहाँ पे जाओगे, आप लिखोगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर, ठीक है। स्कीमा मार्कअप जनरेटर क्या करता है? ये आपको आपकी स्कीमा को जनरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सबसे पहले कि विच स्कीमा मार्कअप वुड यू लाइक टू क्रिएट, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, प्रोडक्ट करने जा रही हूँ, तो मैं प्रोडक्ट पे जाऊंगी, ठीक है। प्रोडक्ट के नीचे हम आएंगे और ये नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई रैंडम प्रोडक्ट ले लेते हैं। मैं सफायर से ले लेती हूँ कोई प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ गया कोई अनस्टिच्ड का, ले लेती हूँ, किड्स का ले लेती हूँ, गर्ल्स, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट है, इसको ले लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल ये है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, प्रोडक्ट का नेम क्या है? प्रोडक्ट का नेम ये आ गया, ये देखें, ठीक है। इमेज का यूआरएल, तो मैं इमेज को न्यू टैब में ओपन करूंगी। ये रहा इमेज का यूआरएल। मैं इसको क्या करूंगी, कॉपी करूंगी, यहाँ आके पेस्ट कर दूंगी। ये इमेज का यूआरएल आ गया। ब्रांड आपका कौन सा है, ठीक है, ब्रांड अब यहाँ पे आके दे दोगे, जो भी ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पे ने मेंशन तो नहीं किया हुआ, खैर रॉ सिल्क और मल्टी कलर ही मेंशन किया हुआ है, लेकिन आप ब्रांड देना है तो दे दें, नहीं देना ना भी दें, लेकिन दे देते हैं ब्रांड कोई। मैं कह देती हूँ कि सफ़ायर खुद भी एक ब्रांड ही है, ठीक है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, लेट्स से प्रोडक्ट की डिटेल्स आपने ये दे दी, ठीक है। हम आ जाएंगे, ये रही प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आ गया, एसकेयू नंबर है फॉर एग्जांपल, तो एसकेयू नंबर क्या होगा, ठीक है, आप वो दे दोगे यहाँ पे आके। यहाँ पे ऊपर एसकेयू नंबर आ रहा था, ये रहा एसकेयू नंबर, स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये नंबर आता है, ये दे दिया आपने। जो जो इन्फॉर्मेशन आपकी इसी तरीके से नीचे फर्दर आप डालते जाओगे, यूआरएल क्या है, करेंसी क्या है, प्राइस वगैरह है, एंड एक्स वाई जी, ठीक है। आपने रिव्यू ऐड करना है, वो रिव्यू ऐड कर लें, ठीक है। ऐड रिव्यू करेंगे, ये रिव्यू का नाम, रिव्यू की बॉडी, डेट, एक्स वाई जी, सारी चीज़ें आपने ऐड करने के बाद ना ये आपका बन जाता है स्कीमा का। ये आप इसको कॉपी कर लो, बेशक जेसन कॉपी हो गया, देखिए मैंने आपको बोला था जेसन है ये डाटा, आप इसको कॉपी कर लोगे, कॉपी हो गया। अब आप आ जाओगे, आपने जो आपकी वेबसाइट है, जिधर आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपने बनाई है, ठीक है, साइट, आप उस पर जाओगे, ठीक है।
तो यहाँ आके आप एक फाइल बना लो, फॉर एग्जांपल index.html। ठीक है, आप जाके एक डॉक्यूमेंट के बॉडी में अब आपके पास जो भी प्रोडक्ट होंगे, ऊपर आपने प्रोडक्ट्स वाले डिजाइन के होंगे, नीचे आके आप ये कोड जो है वो इस तरीके से एम्बेड कर दोगे। तो ये आपका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर्ड डाटा बन जाएगा। ठीक है, ये डाटा क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है आपके। ये आपने बनाया, ऊपर आके अब आप बॉडी में जो मर्जी बनाते रहो, आप डिप बनाओ, डिप में आके इमेज लगाओ, जो मर्जी आपने करना है, प्रोडक्ट की जो चीजें देनी है वो आप दोगे। तो ये चीज होती है जो आप कोडिंग में करते हो। अच्छा, ये आपका भी काम नहीं है कि आप इसके अंदर इम्बेड करो। जब आप काम कर रहे होते हो एज अ मार्केटर, ठीक है, तो आपका काम ये नहीं होता कि आप जाके कोड, ये एक पीस ऑफ कोड आप डेवलपर को बना के दोगे। जो आपका डेवलपर होगा, आपने उसको बताना है कि भाई ये आपका एसेट है, ये कंप्लीट एसेट है। अब यहाँ आके आप उसको दे दोगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपने तो एक प्रोडक्ट की दी है ना। अब ऑब्वियसली वो खुद इसको रिप्लेस करेगा। अब ये नेम है, अब नेम देखो, हर दफा ये नेम में अलग अलग तो नहीं लिख सकती, हर प्रोडक्ट के लिए मुझे बार बार यहाँ पे नेम तो नहीं देना। तो आप क्या काम करोगे, ये नेम एक्चुअली वो क्या करेगा डेवलपर, वो इसको रिप्लेस कर देगा। जिधर वो सारे प्रोडक्ट्स के नेम जिधर गेट कर रहा है, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पे गेट कर रहा होगा सारे प्रोडक्ट्स के नेम, ठीक है, वो किसी वेरिएबल में स्टोर होंगे तो वो यहाँ पे वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो जो नेम सारे आ जाएंगे वो सब प्रोडक्ट्स के नेम फिर वो गेट कर लेगा। इमेज इसी तरीके से वो सबकी इमेजेस दे देगा, वो उसका काम है उसको रिप्लेस कर देना। लेकिन एक सैंपल आप उसको इस तरीके से क्रिएट करके दे दोगे कि ये और ये स्कीमा आपने, ये स्ट्रक्चर डाटा आपने वेबसाइट के अंदर इम्बेड करना है। इसमें रिप्लेस कर दो जो भी नेम है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, ब्रांड है, अकॉर्डिंग टू जो उसने डिजाइन किया है, तो वो इसको इम्बेड कर देगा। यहां तक आपको समझ आ गई है? जी क्लास, ओके। नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है टूल। हाँ, वो इसीलिए हमने प्लगइन किया कि वो प्लगइन वो काम कर देता है। ठीक है, वो नेम वगैरह खुद ही गेट कर लेता है। हमने जस्ट प्रोडक्ट डिजाइन करना है जो हम नॉर्मल करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ना, बेसिकली हमारी जितनी भी टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स थे वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, क्रॉल के एरर्स का मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, वो हम देखेंगे कि क्या चीज है। बाकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन ये सारी चीजें हमने देखी हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास होता है ब्रोकन लिंक्स, डेड लिंक्स एंड 404 एरर। ठीक है, उसके लिए हमारे पास यूज होता है डेड लिंक चेकर की वेबसाइट। ठीक है, जिधर से हम डेड लिंक्स को चेक करते हैं। डेड लिंक चेकर, ये आ गया। डेड लिंक चेकर क्या करेगा, आपके जितने भी ब्रोकन लिंक्स होंगे ये उनको चेक करेगा वेबसाइट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आ जाती हूँ थीम डॉट यूजी टेक्नोलॉजीज के अंदर ही, और हम इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ आके हम जाएंगे और जाके चेक करेंगे होल वेबसाइट। ठीक है, YRJN, ठीक है, ये कोड है, देखे चेक करते हैं। ये देखें, अब ये चेक हो रही है, ये स्कैन करेगा, ये ओवरऑल साइट के अंदर बताएगा कि कौन कौन से जो है ना वो इश्यूज आ रहे हैं जो कि आपको फेस करने पड़ेंगे। अच्छा क्लास, जो डेड लिंक होता है, बेसिकली डेड लिंक जो होता है ना वो आपका लिंक होता है, ठीक है, जो आपको मजीद किसी भी डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं लेकर जाता। ठीक है, उसकी रीजन ये है, मतलब कि आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप कहीं पे भी नहीं जाओगे, वो आपको बता देगा कि यहाँ पे 404 एरर है। ठीक है, या कुछ भी एरर वो आपको दे देगा आगे से। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन क्या है कि वो वेब पेज या वो फाइल जो है ना वो या तो डिलीट हो जाती है, हम उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, या हम उसको मूव कर देते हैं, ठीक है, किसी और जगह पे ऊपर, तो वो इनएक्सेसिबल हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो है ना वो हमारा जो टारगेटेड रिसोर्स है, टारगेटेड रिसोर्स क्या चीज होती है, जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं, जिस पेज को। ठीक है, अगर वो किसी ने डिलीट कर दिया बैक से, यूजर ने या कुछ भी, तो हमें वो पेज जो है ना वो शो नहीं होता। ठीक है,
जो एंड यूजर होता है उसको, ठीक है। इसकी रीजन वही होती है, कंटेंट डिलीशन होती है, ठीक है। बगैर किसी रीडायरेक्शन के या बगैर किसी रीडायरेक्ट किसी यूआरएल को रीडायरेक्ट करने के, ठीक है, हम उसको अगर डिलीट कर देते हैं तो वो हमारा ब्रोकन लिंक बन जाता है, ठीक है। या फिर हमने अपने यूआरएल के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया, ठीक है। इस तरह से मिसाल, तो हमारा जो यूआरएल है ना, हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो हम किसी ब्लैंक पेज पे चले जाते हैं या फिर कोई एरर वाले पेज पे चले जाते हैं। ये हमारा ब्रोकन लिंक होता है एक्चुअली, ठीक है। इसके अंदर कैसे एरर्स आ जाते हैं, जैसे कि 404 एरर आ गया, ठीक है। 404 एरर का ये मतलब है कि पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, पेज डिलीट हो गया है। इसी तरह मुख्तलिफ एरर्स आते हैं। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये रहे ब्रोकन लिंक्स वगैरह, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है ना वो कोड्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है कि below are 8 different types of HTTPS request code that you will come across while doing SEO, ठीक है। ये कुछ लिंक्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि ब्रोकन है, ठीक है। और इनकी क्या है, 200 जो है ना वो क्या कह रहा है कि HTTP कोड ओके है, 301 का मतलब है पेज परमानेंटली रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। ये कुछ एरर्स हैं, ठीक है। इन एरर्स का क्या मतलब होता है कि ये एरर्स हमारे पास क्यों आते हैं, ठीक है। और हमने ये डेड लिंक चेकर पे ऑलरेडी जा रहे हैं, अभी हम देखेंगे हमारे कौन कौन से एरर्स हैं, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं कर देती हूँ कि इन एरर्स को जाके सर, नहीं यहाँ पे नहीं, हम इसको चेक कर लेते हैं जीपीटी पे, ठीक है। हम बोल देते हैं डिटेल्स, ये देखें, ठीक है। अभी अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो बता रहा है कि 200 का मतलब होता है ओके, ठीक है। 301 का मतलब होता है मूव परमानेंटली, ये इनके कोड के आगे नेम्स हैं, ठीक है, कि परमानेंटली मूव हो गया। ये 200 का मतलब है ओके है। उसके बाद 302 का मतलब होता है कि प्रीवियसली जो है ना वो मूव हुआ है, ये टेम्परेली, ठीक है, मतलब अभी अभी मूव किया लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे किया है, ठीक है। 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड। 403 का मतलब होता है फॉरबिडन, ठीक है। 410 का मतलब है गॉन। ये सब एरर्स हैं, ठीक है, कोड्स हैं जिनके ये मतलब है। अब यहाँ पे इसकी डिटेल्स मेंशन है, ठीक है, कि अगर आपके पास कहीं पे एरर आता है 200, तो इसका मतलब होता है कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो सक्सेसफुल हो गई है, सर्वर उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्स आपको देगा, ठीक है। यूजुअली ये हम जब कोई रिक्वेस्ट को गेट करते हैं तब ये कोड आता है, ठीक है। आप किसी पेज को, यानी कि आप विजिट करने के लिए गए हैं और वो पेज प्रॉपरली लोड हो गया है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो आपको 200 जो है ना स्टेटस कोड रिटर्न करेगा, ठीक है। मतलब पेज के ऊपर कोई एरर नहीं आएगा अगर 200 का कोड है। 301 का मतलब क्या है अब यहाँ पे, कि आप किसी पुराने यूआरएल के ऊपर चले गए हो, ठीक है, सर्वर आपको किसी नए यूआरएल पे परमानेंटली भेज देता है, तो वहां पे जाहिर सी बात है आप किसी नए मतलब कि परमानेंटली आपने मूव कर लिया है। इसका मतलब यह है कि जो द रिसोर्स यू आर रिक्वेस्टिंग हैज बीन परमानेंटली मूव टू अ न्यू यूआरएल। इसका मतलब है आप किसी पुराने यूआरएल को एक्सेस कर रहे हो, पुराना यूआरएल जो है ना वो मूव हो गया है एक नए यूआरएल के ऊपर, ठीक है। तो अब आपने अगर पुराने यूआरएल के ऊपर क्लिक किया तो वो आपको पुराने यूआरएल नहीं बल्कि नए यूआरएल को खोल के दे देगा, समझ आ गई। इसका मतलब है यहाँ पे ये हम उस केस में करते हैं कि जब आपने एक पुराना पेज जो है आपने बनाया हुआ था अपनी वेबसाइट के अंदर, और आप ये चाहते हो कि यार ये नहीं ठीक है, हम कोई नया पेज बनाएं। और आप जब नया पेज बनाओगे तो आप पुराने पेज को डिलीट नहीं करोगे, बल्कि उसी पुराने पेज को आप रीडायरेक्ट करवा दोगे टू न्यू यूआरएल। तो ये मूव हो जाता है आपका यूआरएल परमानेंटली, तो वहां पे ये कोड आता है 301 का। टेम्परेरी का क्या मतलब है कि आप किसी डिफरेंट पेज के ऊपर गए हो लेकिन सर्वर आपको क्या कर रहा है, उसी ओरिजिनल पेज के ऊपर रख रहा है, ठीक है। मतलब आप नए पेज मूव करना चाह रहे हो लेकिन सर्वर उसी पेज पे रख रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास होती है टेम्परेली मूवनेस, ठीक है। द रिसोर्स हैज बीन टेम्परेली मूव टू अ डिफरेंट यूआरएल, द क्लाइंट शुड कंटिन्यू टू यूज ओरिजिनल यूआरएल फॉर सेपरेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टेम्परेरी बेसिस पे रीडायरेक्ट करोगे, और ये आपकी वेबसाइट की मेंटेनेंस या एबी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। हम आगे एबी टेस्टिंग को स्टडी करेंगे। 404 तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रोकन लिंक होता है आपका, अगर आपका एक पेज जो आपने डिलीट कर दिया, ठीक है, अब वो जो पेज है इज नो मोर, तो अगर कोई यूजर सर्च करता है उसको तो ऑब्वियसली वो पेज शो नहीं होगा, उसकी जगह पे 404 एरर आ जाएगा, क्योंकि बैक पे वो पेज एग्जिस्टेड ही नहीं है एक्चुअली।
403 का फॉरबिडन मतलब होता है, ये हम इसलिए करते हैं कि आपके पास कुछ स्पेसिफिकली परमिशंस नहीं होती हैं, ठीक है, कुछ आप ये कह लें कि सिक्योरिटी पैरामीटर्स की वजह से, ठीक है। तो आप किसी पेज को अगर एक्सेस नहीं कर सकते ड्यू टू सिक्योरिटी पैरामीटर्स, ठीक है, तो वो आपको कहते हैं कि भाई लॉग इन करो, और आपके पास परमिशन वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे आपका 403 फॉरबिडन का एरर आता है। गॉन का मतलब ये है कि आपने जो रिक्वेस्ट जो है वो की थी, अभी वो अवेलेबल नहीं है और वो आगे भी अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल उसने दी है, एन ओल्ड प्रोडक्ट पेज हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड विल नॉट कम बैक। तो ये ऐसा ही है कि एक पुराना पेज प्रोडक्ट का आपने डिलीट कर दिया और वो दोबारा वेबसाइट के ऊपर आएगा भी नहीं, तो वो गॉन है, वो जा चुका है, ठीक है, डिलीट हो चुका है प्रॉपरली। इंटरनल सर्वर एरर का मतलब क्या है कि आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया लेकिन सर्वर के अंदर कोई इशू है, सर्वर के अंदर बग है, वो पेज को लोड नहीं कर रहा, तो वो सर्वर एरर है, इंटरनल सर्वर एरर है, वो आपका इशू नहीं है, ठीक है। फिर सर्विस अनअवेलेबल का भी मतलब ये है कि आपकी जो सर्विस है वो मतलब ज़्यादा जब आपके पास हैवी लोड होता है, ठीक है, तो सर्वर आपका डाउन हो जाता है, उसकी वजह से आपका सर्विस अनअवेलेबल आ जाता है। तो सैंपल ऑफ कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई कि एरर्स कब आते हैं और इनका क्या पर्पस है। ज़ाहिर है जुबानी तो मुझे भी इनके कोड्स इतने याद नहीं है, तो मैंने इसी वजह से ये डिटेल्स ओपन किया, आपको ये पता होने चाहिए, अगर आ जाते हैं तो एटलीस्ट आपको समझ आनी चाहिए कोड का पर्पस क्या है, ये क्यों आया है, ठीक है, कोड या ये एरर क्यों आया है। तो हमने यहाँ पे ब्रोकन लिंक देखे थे, अब ये देखेंगे कुछ इश्यूज हैं जो कि आ रही हैं इसके अगेंस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर 15 एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो check multiple sites at the same time free for a new count, check sites automatically on a rare basis with the auto checker, वो तो नीचे आ गए हैं ये। इसमें से मेजॉरिटी जो है ना वो 404 एरर्स हैं, नॉट फाउंड। अभी 404 एरर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये पेज आपने डिलीट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो कि आपने डिलीट की हैं, ठीक है, स्टाइलिंग के लिए, तो यहाँ पे ये वो शो हो रहे हैं कि ये आपने डिलीट किए हैं, और एक 405 का एरर आ रहा है, ठीक है, जो कि ये है। बाकी इसके अलावा आपकी कोई भी एरर इस वेबसाइट में नहीं आ रहा है। अब ये यूआरएल है, आप इनको जाके चेक करोगे। ठीक है, ये देखें, अब ये वो कह रहा है कि भाई ये फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपके पास 404 एरर है जो कि आ रहा है, आपको विजिबल है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या काम करोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे, अपनी वेबसाइट पे आ जाओगे, उसके बाद आप आ जाओगे प्लगइन्स के ऊपर, यहाँ के ऐड करोगे एक न्यू प्लगइन। ठीक हो गया, यहाँ पे हम आएंगे और सर्च करेंगे प्लगइन, इसके अंदर हम आके कहेंगे 404 सॉल्यूशन, सर्च करेंगे प्लगइन। ये आ गया, ये देखें, स्मार्ट 404 हैंडलिंग रीडायरेक्ट टू मैचिंग स्लग सिमिलर नेम और डिफॉल्ट पेज, तो इसको इंस्टॉल करेंगे।
ये आपके पास आ गया 404 सॉल्यूशन। इसकी सेटिंग्स में हम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया ऑटोमेटिकली, इसकी सेटिंग हुई हुई है रीडायरेक्ट ऑल अनहैंडल 4004 टू जो भी आपके पास यहाँ पे डिफॉल्ट पेज होगा 404 उसके ऊपर। ठीक है, अ पेज हैज बीन सिलेक्टेड। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट करेगा, ये सारी चीजें करेगा। ठीक है, जनरल सेटिंग्स हैं इसकी, कैप्चर्ड 404 यूआरएल पे आप आ जाएं। ठीक है, नो कैप्चर 404 रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले। ठीक है, इसने भी कोई भी कैप्चर नहीं किए 404 रिकॉर्ड्स। ठीक है, जिनको वो करेगा। तो आपने ये करना है, अगर अब आपके पास कोई टेम्परेरी रीडायरेक्ट का आता है, सारे आते हैं, उसके सबके प्लगइन्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप आ जाए और यहाँ पे आके प्लगइन्स ऐड करेंगे। इन सब एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास प्लगइन ही यूज होते हैं। ये देखें, रीडायरेक्शन का प्लगइन भी आपके पास मौजूद है, जो कि रीडायरेक्ट करता है। तो रीडायरेक्शन का प्लगइन जो है ना, ये आई गेस एडेड हैं, जो न्यू थी हैं, जो इंस्टॉल्ड हैं वो। हाँ हाँ, ऐड यहाँ से करेंगे। ये इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं। ठीक है, ये रहा रीडायरेक्शन का प्लगइन, ये भी इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसको भी एक्टिवेट भी हुआ हुआ है, एक्टिव है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके मैनेज करता है 301 रीडायरेक्ट्स को, ट्रैक करता है 404 एरर्स और आपकी वेबसाइट को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये प्लगइन है जिनको हम इंस्टॉल करते हैं और जो हमारे एरर्स को यहाँ से हम चेक करते हैं। यहाँ तक आपकी टेक्निकल एसईओ कंप्लीट होगी, उसके सारे पेजेस जो है, ये उसके सारे पॉइंट्स है मेन, वो सारे के सारे कवर हो गए हैं। तो अब यहाँ तक हमारी टेक्निकल एसईओ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हमने क्या मॉड्यूल कवर करना है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, हमने ऑन पेज देख लिया, ऑफ पेज स्पीड भी, टेक्निकल एसईओ हमारी कवर हो गई है। हमारी रह गई है लिंक बिल्डिंग, हम किस तरीके से लिंक्स को बिल्ड करेंगे। ठीक है, और हमारी लोकल एसईओ, ये दो मेन पॉइंट्स हमारे रहते हैं। तो लिंक बिल्डिंग मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं आपको कुछ वेबसाइट भी दूंगी और उसके लिए ये भी बोलूंगी आप लोगों ने लिंक्स को बिल्ड करना है। ठीक है, तो वो आप लोग करेंगे और देन हम लोकल एसईओ के ऊपर मूव करेंगे। अंडरस्टूड? समझ आ गया सबको? ओके, गुड, अल्लाह हाफिज।